तो बच्चों, आज हम क्लास 10th मैट्रिक एग्ज़ाम के व्यू से ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बताने जा रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण है। मैट्रिक परीक्षा की दृष्टिगत से यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इसको बार बार सुनिएगा तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी अच्छी ढंग से हो जाएगी। आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप इसे बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे और नोट कर लेंगे तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी, जो मैट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होता है, अच्छी तरह से हो जाएगी। तो आप लोग वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बहुत ही मेहनत से, बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको तैयारी कीजिएगा और बार बार सुनिएगा, जिससे आपकी मैट्रिक परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर आपको मिले। इसी उद्देश्य से मैं ऑब्जेक्टिव का तैयारी 10th के लिए हिंदी सब्जेक्ट्स का आज शुरू कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे तरह से इसको देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब कराएंगे और बार बार देखेंगे। तो आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी कर लेंगे, ये परीक्षाओं में पूछी जाएगी। और अगर आप ऑब्जेक्टिव अच्छा से बना लेते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न आने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 में 50 बनाना होता है। अगर 50 में अच्छा खासा अगर बना लेते हैं तो आपका फर्स्ट डिवीज़न वैसे ही आ जाएगा, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। अब देखना है पहला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, आपके हिंदी चैप्टर में है। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। तो अगर निबंधकार पूछे तो आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अगर पूछेगा तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लगाना है। ठीक है। क्वेश्चन तो मैं उतना लिखने में, क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, आप लोग स्लो करके उसको बढ़िया से कॉपी में लिख लेंगे और तैयारी करेंगे और काम आप सुनते रहेंगे तो बार बार आपको याद हो जाएगी। तो निबंधकार हो गए, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए इसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून के बारे में बहुत ही विस्तृत व्याख्या की गई है, निबंध लिखी गई है। क्या क्या कौन समय में कौन सा किस प्रकार नाखून का महत्व था, अभी क्या चीज़ का उसका पाश्विकता का क्यों द्योतक है नाखून, ये सब हम व्याख्या में आपको बताएंगे। अभी व्याख्या हम का क्लास भी डालेंगे, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा से व्याख्या करेंगे, जिससे आपको नाखून के बारे में जो दिया गया है, वर्णन की गई है, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ लेंगे तो और भी क्वेश्चन आंसर बनाने में आपको सहूलियत होगी। इसलिए वो क्लास हम बाद में पहले ऑब्जेक्टिव कराते हैं परीक्षा के व्यू से। अब देखिए द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। देखिए द्विवेदी जी निर्लज अपराधी, निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो नाखून को कहा है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, नाखून। क्यों कहा है, अब सवाल उठता है कि द्विवेदी जी ने नाखून को निर्लज अपराधी क्यों, क्योंकि यह बार बार बढ़ जाता है, उसको काट देते हैं फिर बार बार बढ़ जाता है, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखून को निर्लज अपराधी कहा है। ठीक है। यानी उसको बार बार कर, यानी कोई चोरी करता है उसको मारते हैं, दंडते हैं, फिर वही काम कर देता है, तो बार बार वो चीज़ एक ही दंड देने के बाद भी वो बार बार वो वैसा काम कर लेता है, तो उसको निर्लज अपराधी कर सकते हैं। तो नाखून भी वही है, नाखून को काटते हैं फिर वो बढ़ाता है, फिर उसको काटते हैं फिर बढ़ जाता है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखून को निर्लज अपराधी कहा है। तो इसका निर्लज अपराधी किसे कहा है, नाखून को, याद कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आइए, तीसरा क्वेश्चन है कामसूत्र किसकी रचना है। अब देखिए कामसूत्र, इसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं में एक पैराग्राफ में आपको कामसूत्र के बारे में भी लिखा है। कामसूत्र के समय में नाखून को सजाया जाता था। कामसूत्र यानी वात्सायन उस समय के युग में जब लिखा गया था, कामसूत्र वात्सायन ने लिखा था, तो उस समय जो नाखून
को तरह तरह से सजाया जाता था, वर्तालकार, दंताकार यानी दांत के आकार का इसको सजाया जाता था, इसमें अलता लगाया जाता था, उसको तरह तरह के फूल बनाए जाते थे नाखून पर। तो कामसूत्र किसकी रचना है, इसका वर्णन आया है आपके नाखून क्यों बढ़ते हैं, जब हम व्याख्या करेंगे उसमें उसको बढ़िया से बताएंगे। तो कामसूत्र किसकी रचना है, तो सीधा सीधा याद करना है, कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। वात्स्यायन एकदम याद करना। कामसूत्र किसकी रचना है, किसने लिखा है कामसूत्र, वात्स्यायन, क्योंकि इसका उल्लेख नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में वात्स्यायन का उल्लेख किया गया है, कामसूत्र का किया गया। तो कामसूत्र का लेखक वात्स्यायन है, याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चौथा क्वेश्चन आइए, सिद्धक का अर्थ क्या है। अब देखिए इसमें आपको सिद्धक शब्द का भी उपयोग किया गया। सिद्धक का अर्थ, सिद्धक का अर्थ पूछेगा तो याद कर लेना है, सिद्धक का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सिद्धक का अर्थ है मोम, यानी मोम को सिद्धक कहा गया है, यानी सिद्धक का पर्यायवाची मोम है। पूछ देगा परीक्षा में सिद्धक का पर्यायवाची क्या है, तो मोम मारना है। यानी सिद्धक, सिद्धक शब्द का पर्यायवाची यानी उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है हिंदी में, तो उसको हम मोम लगाएंगे। एकदम याद कर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए पांचवा क्वेश्चन, महाभारत क्या है। महाभारत पुराण है, महाभारत पूछ देगा, इसमें महाभारत की भी उल्लेख किया गया है इस निबंध में। महाभारत क्या है अगर पूछ दे तो महाभारत क्या है, पुराण है, महाभारत पुराण है, ठीक है, महाभारत पुराण है, तो इसको याद करना है। महापुराण दो हैं, महाभारत और रामायण, तो महाभारत क्या है, पुराण है। अब आगे आते हैं, 5 क्वेश्चन हो गया, छठा क्वेश्चन आते हैं। छठा क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं। अब इस नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर में एक उल्लेख किया गया है, एक 2 देशों का उल्लेख किया गया, एक दक्षिणात्य और एक गौड़ देश। यानी गौड़ देश के लोग जो थे बड़े बड़े नाखून पसंद, पूछेगा बड़े बड़े नाखून कौन पसंद करते थे, बड़े बड़े नाखून कौन पसंद करते थे, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कौन पसंद करते थे, तो ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन विकल्प रहेगा, उसमें से हमको मारना है गौड़ देश। यानी गौड़ देश के लोग थे वो बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। इसका वर्णन आपको वात्स्यायन में भी दिया गया है। यानी गौड़ देश के लोग जो थे वो बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे, याद कर लेना है, बड़े बड़े नाखून कौन पसंद करते थे, तो गौड़ देश। अब देखिए छोटे छोटे नाखून कौन पसंद करते थे, अगला क्वेश्चन आ गया, छोटे छोटे नाखून, छोटे छोटे नाखून कौन पसंद करते थे, तो दक्षिणात्य, यानी दक्षिणात्य क्षेत्र जो था, यानी दक्षिण क्षेत्र जो था, वहां के लोग छोटे छोटे नाखून को पसंद करते थे, यानी छोटे छोटे नख को पसंद करते थे, छोटे छोटे नाखून, छोटे छोटे नख को पसंद करते थे। तो दक्षिणात्य के लोग यानी दक्षिण दिशा के लोग छोटे छोटे नाखून को पसंद करते थे। 6 क्वेश्चन हो गया, 7वां क्वेश्चन आते हैं। बेटा बैठो, मारेंगे, बैठो अच्छे से बैठो, मारे थे ना उसने। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ और कब हुआ, ये 2 क्वेश्चन आ जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ और कब हुआ, अगर कहाँ पूछे तो पटना, अरे सॉरी, हजारी प्रसाद जन्म कहाँ हुआ था, तो बलिया। हजारी प्रसाद का जन्म, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म पूछेगा कहाँ हुआ था, तो बलिया में हुआ था, उत्तर प्रदेश। अगर क्वेश्चन पूछे कब हुआ था, इसी में एक ही क्वेश्चन में हम 2 क्वेश्चन डाल दिए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, अगर कहाँ हुआ था पूछे तो बलिया उत्तर प्रदेश, और कब हुआ, अगर कब हुआ तो इसका आंसर मारना है 1907
ईस्वी में, यानी जन्म बलिया में हुआ, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश, हाँ बलिया उत्तर प्रदेश। और कब हुआ मृत्यु, क्या कहते जन्म 1907 ईस्वी। तो हजारी प्रसाद जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में है, वहां हुआ था। और कब हुआ था इनका जन्म? 1907 ईस्वी। याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन इसमें आ गया। अब आइए 8वां क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हम एक ही में ले लिए। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, एक पुस्तक है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसने लिखा? किसने लिखा? एकदम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है। हिंदी साहित्य उद्भव और, यानी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास के बारे में एक पुस्तक लिखी है, जो किताब का नाम है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ये लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद कर लेना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसका आंसर हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसने लिखी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। अब नम्मा क्वेश्चन है ये। नम्मा है अशोक के फूल के लेखक, बहुत ही अच्छा पुस्तक है अशोक के फूल, ये कविता है। अशोक के फूल की रचना किसने की? अशोक के फूल के लेखक या रचना भी पूछ सकता है, लेखक कौन हैं, या अशोक के फूल के रचनाकार कौन हैं, या अशोक के फूल के लेखक कौन हैं, अशोक के फूल किसने लिखी? तो आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। एकदम याद कर देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है ये अशोक के फूल रचना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। एक हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और अशोक के फूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार परीक्षा में पूछती है, तो याद रखना है। अशोक के फूल के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आइए बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट के आत्मकथा के लेखक कौन हैं? इनका भी लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगर बाणभट्ट के आत्मकथा एक पुस्तक लिखी गई है, बाणभट्ट की आत्मकथा ये पुस्तक लिखी गई है, ये कौन लिखे हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी हिंदी के उद्भव एवं विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 3 पुस्तक तो जरूर याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन डाल सकता है परीक्षा में। अब आइए 10वां क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण सम्मान हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के किस रचना पर दी गई? किस रचना पर दी गई? याद कर लेना है। यानी इनको 2 बहुत ही बड़े पुरस्कार मिले थे, सम्मान मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार ने दिया था और पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार ने दिया था। तो किस रचना, कौन किताब लिखे थे, कौन पुस्तक, क्या चीज का रचना किए थे?
जो ये 2 को साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण सम्मान इनको दिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, तो आलोक पर्व, आंसर होगा आलोक पर्व। यानी आलोक पर्व एक रचना है इनका, जिस पर भारत सरकार ने साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। एकदम याद कर लीजिए, मोस्ट विविया है। अब आइए 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आइए, कौन मनुष्य, सॉरी 11वां आइए, काशी नहीं, हजारी पद्म विभूषण की उपाधि। अब देखिए, पद्म विभूषण की उपाधि भी मिली थी, तो पद्म विभूषण की उपाधि कब मिली? पद्म विभूषण की उपाधि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कब मिली? यानी इनको भारत सरकार के द्वारा आलोक पर्व पर जो पुरस्कार मिला था, पद्म विभूषण सम्मान, वो कब मिला? तो 1957 ईस्वी आंसर होगा, याद कर लीजिएगा। यानी पद्म विभूषण सम्मान हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, पद्म विभूषण का उपाधि जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 1957 ईस्वी में मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला भारत सरकार द्वारा, कौन से रचना पर? आलोक पर्व, इससे पहले बताए हैं, आलोक पर्व। पद्म विभूषण भी आलोक पर्व पर मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी आलोक पर्व मिला है। और कब मिला है? 1957 ईस्वी, इसलिए भी याद रखना है। अब आइए 12वां क्वेश्चन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू यानी बनारस में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से द्विवेदी जी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, शॉर्ट में द्विवेदी जी भी कह सकते हैं, द्विवेदी जी को कौन सी उपाधि मिली? कौन सी उपाधि मिली? कौन सी उपाधि मिली? अगर ये क्वेश्चन पूछता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से द्विवेदी जी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कौन सी उपाधि मिली, तो हमको इसका आंसर होगा ज्योतिषाचार्य, ज्योतिषाचार्य, ज्योतिषाचार्य इसका आंसर होगा। यानी काशी विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ज्योतिषाचार्य का उपाधि मिला। कहां से मिला? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, याद रखना है। 12वां क्वेश्चन आइए, 12वां क्वेश्चन आइए, बारहवां क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने DI लिट की उपाधि किस विद्यालय से ली? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने DI लिट, ये एक उपाधि है DI लिट की, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने DI लिट की उपाधि कहां से ली? कहां से ली यानी किस विश्वविद्यालय से ली? कहां से ली मतलब किस विद्यालय, यानी DI लिट की उपाधि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिया था, वो किस विश्वविद्यालय से लिया था, यानी कहां से लिया था? इसका होगा आंसर लखनऊ विश्वविद्यालय, याद कर लीजिए, लखनऊ विश्वविद्यालय, याद कर लीजिएगा। यानी ये इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने DI लिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से ली। अब अगला क्वेश्चन आइए, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? अब इसमें पाठ्य पुस्तक में आपको दिया हुआ है, कौन मनुष्य का
आदर्श नहीं बन सकता। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? तो इसका आंसर होगा बदरियां। इसके पाठ्य पुस्तक में इसका दिया हुआ है बदरियां। जब एक्सप्लेन करेंगे, विस्तार से बताएंगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो कौन मनुष्य की आदर्श नहीं बन सकता? आंसर होगा बदरियां। अब 13वां आइए, देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? यानी इस रचना में नाखून क्यों बढ़ते हैं? रचना में देवताओं का राजा किसे कहा गया है, किसे संबोधित किया गया है? तो उत्तर होगा इंद्र। यानी इंद्र भगवान को देवताओं का राजा संबोधित किया गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर में, विषय क्या कहते हैं, निबंध में। तो आपको ये याद कर लेना, देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया गया है? इंद्र को। अब आइए नख, अगला हो गया 16। नख किसका प्रतीक है? नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? यानी नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? यानी नख और यानी नाखून को इस निबंध में नाखून क्यों बढ़ते हैं में किसके प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है? यानी उसको क्या माना गया है? तो किसका प्रतीक है? पशुता का, यानी पशुओं के जैसा इसका प्रकृति है। यानी नाखून को, नख को किस रूप में माना गया है, किसके प्रतीक के रूप में माना गया है इस निबंध में? तो पशुता के प्रतीक। तो पशुता आंसर होगा, पशुता मारिएगा। अब आइए 17वां क्वेश्चन है पशुता। अब 17वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का संपादन किसने किया? एक पुस्तक ये भी है, पृथ्वीराज रासो, ये पत्रिका है। पृथ्वीराज रासो का संपादन, यानी ये पुस्तक का संपादन किसने किया था? संपादन किसने किया? इसको भी याद कर लेना है। आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 4 पुस्तक के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। कौन कौन सी पुस्तक है? अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और पृथ्वीराज रासो का संपादन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद कर लेना है। अब आइए अगला क्वेश्चन, आइए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु कब और कहाँ हुआ? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु कब और कहाँ हुआ? याद कर लेना है, पूछ सकता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु कब? तो 1979। इनकी मृत्यु कब हुई? 1979। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु 1979 ईस्वी में हुई। और पूछेगा कहाँ हुई? 2 क्वेश्चन आ जाता है इसमें भी। कहाँ हुई? तो दिल्ली में। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु 1979 दिल्ली में हुई। और इनका अगर उनका जन्म कब हुआ था अगर पूछेगा तो 1907। जन्म 1907 में हुई, मृत्यु 1979 ईस्वी में। जन्म दिल्ली में हुआ, जन्म क्या कहते बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु दिल्ली में हुआ। तो जन्म और मृत्यु कहाँ और कब हुआ, दोनों सभी याद कर लेना है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म पूछेगा कहाँ हुआ, तो बलिया उत्तर प्रदेश में। कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में। और पूछेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई, तो 1979 ईस्वी में मृत्यु हुई। और कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अब 19वां क्वेश्चन आइए, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है? अब ये क्वेश्चन अगर नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, तो इसमें वर्णन किया गया है, कामसूत्र का वर्णन किया गया है, वात्सायन द्वारा लिखी गई है, जिसमें नाखून को सजाया जाता था, नाखून को रंगा जाता था, नाखून को चंद्राकार बनाया जाता था, वर्तुलाकार बनाया जाता था, उसको तरह तरह का मतलब कामुकता का रूप दिया जाता था नाखून को। तो नाखून का इतिहास इस निबंध में, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में, नाखून के इतिहास का वर्णन दिया गया है। और वात्सायन के समय में यानी कामसूत्र पुस्तक किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र। आप पूछ देगा कामसूत्र के लेखक कौन है, इससे पहले पढ़ाए हुए हैं। कामसूत्र का लेखक वात्सायन, जो इससे पहले नोट किए हुए हैं। तो नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र, याद कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन आइए, कहानी में, अब आ गया वो क्वेश्चन अभी जो चर्चा किए हैं। कहानी में चंद्राकार, यानी वही कामसूत्र में जो चंद्राकार के बारे में, चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार, वर्णित मानव के किस अंग से संबंधित, मानव के किस अंग से संबंधित है? यानी कि पूछ रहा है कहानी में, अभी चर्चा किए हैं वात्सायन के कामसूत्र पुस्तक में नाखून को चंद्राकार यानी चंदा के आकार से सजाया जाता था, चंदा का आकार बनाया जाता था, वर्तुलाकार यानी कि ऊपर से छोटा नीचे से बड़ा, यानी इस तरह से, त्रिकोण यानी त्रिभुज की तरह, और दंतुल यानी दांतों के तरह उसको आकार दिया जाता था नाखून को सजाने में। नाखून को सजाने का भी उपयोग किया जाता था, अभी भी सजाते हैं लोग नाखून को। तो कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार वर्णित मानव के किस अंग से संबंधित हैं? तो किसके बारे में कहा गया है? नाखून के बारे में कहा गया है, यानी इसका उत्तर नाखून हो जाएगा। यानी नाखून के बारे में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार वर्णन किया गया है। नाखून को उस तरह से उस समय सजाया जाता था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना है। 21वां क्वेश्चन आइए, अलतक शब्द इसमें एक है, अलतक। अलतक शब्द का अर्थ क्या है? क्वेश्चन पूछेगा अलतक शब्द का अर्थ क्या है। देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध है, उसमें एक शब्द आया है अलतक। अलतक का मीनिंग क्या होता है, पर्यायवाची क्या होता है, समानार्थक शब्द क्या होता है, कुछ भी पूछ सकता है। या अलतक का अर्थ क्या होता है, समानार्थक क्या होता है, पर्यायवाची क्या होता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो अलतक का शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हम लोग अलतक को आलता कहते हैं, या नाखून में आलता लगाते हैं, तो अलतक का अर्थ आलता से है। ठीक है, जानते ही हैं अलता लाल रंग का होता है, नाखून में लगाया जाता है, पैर में लगाया जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? प्राचीन मानव का अस्त्र शस्त्र क्या था? अब देखिए प्राचीन मानव जो थे, अस्त्र शस्त्र नाखून से, किसी को नाखून बढ़ा के फिर नाखून से हमला करते थे। खाने के लिए भोजन नहीं था, बनाना नहीं आता था,
तो क्या जानवर को पकड़ते थे या किसी चीज को नाखून से नोच कर खाते थे, तो नाखून बढ़ा बढ़ा कर रखते थे जिससे उनको खाने में उसको उपयोग करते थे नाखून का। तो प्राचीन मानव का अस्त्र शस्त्र, यानी अगर कोई हमला भी करता था तो नाखून से ही लड़ा जाता था। प्राचीन मानव नाखून से ही हमला करते थे। अगर कोई उन पर हमला करते थे, लड़ाई होता था, जानवर से क्या कहते हैं लड़ाई होता था, तो मानव जो है अस्त्र शस्त्र के रूप में इसका प्रयोग करते थे, तो नाखून का, नाखून बढ़ा लेते थे, नाखून बढ़ा के इससे ही हमला करते थे या अपना बचाव करते थे। तो प्राचीन मानव का अस्त्र क्या हो गया? नाखून। याद कर लेना है, बार बार पूछी सुन लीजिएगा, उसी से आपको याद रहेगा, ज्यादा टेंशन भी नहीं रहेगा। 22 नंबर आइए, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फिर सेकेंड पार्ट में 10-12 क्वेश्चन और बचे हैं, 10-12 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव बता देंगे, इससे ऑब्जेक्टिव एक भी इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। अब देखिए, आर्यों के पास क्या थे? एक क्वेश्चन आया, आर्यों के पास क्या क्या थे, यानी आपके पाठ्य पुस्तक में नाखून क्यों बढ़ते हैं में एक जगह आया है, आर्यों के पास कौन कौन चीज, आर्य जो सभ्यता, आर्य सभ्यता जो है, आर्य सभ्यता के लोग जो थे जिनका वर्णन आपके नाखून क्यों बढ़ते हैं उसमें किया गया है। तो इनके पास क्या क्या रहते थे, कौन कौन चीज ये सुविधा इनके पास थी आर्यों की, तो इसमें आपको आंसर लिख देना है। लोहे का अस्त्र, यानी ये लोहे का अस्त्र का प्रयोग करते थे, मिट्टी के घर का प्रयोग करते थे, मिट्टी के घर, और घोड़ा, ये 3 चीज महत्वपूर्ण था इनका प्रयोग, यानी लोहे का अस्त्र, मिट्टी का घर और घोड़ा, ये 3 चीज आर्यों के बारे में यहाँ इस चैप्टर में, इस विषय वस्तु में आपको वर्णन किया गया है। तो हम 22 क्वेश्चन आज 22 करीब हो गया है। एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन भी आए हैं कई बार, तो इसको बढ़िया से बार बार सुनते रहना है, आपको तैयारी हो जाएगी और मैट्रिक परीक्षा में ये आपको बहुत ही रामबाण का काम करेगा। तो बार बार सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने साथियों में शेयर कीजिएगा जिससे भी उनको भी लाभ हो, और फर्स्ट डिवीजन आने में उनके और भी विषय का हम ऑब्जेक्टिव कम से कम सारा का करवा देंगे, जिससे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। और जब ऑब्जेक्टिव तैयार होगा तो फर्स्ट डिवीजन कोई नहीं रोकेगा, ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट